दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी सोर्स मैपिंग को लेकर। अब चूंकि पिछले कल से हम जब देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न ऐसा था कि हर बार आपको 2-3 सब्जेक्ट थोड़े से ऐसे मिलते हैं जिसमें आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, अपने एलिमिनेशन और सारे नॉलेज को लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। इस बार क्या हुआ कि वो 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे टफ आ गए और एक आध सब्जेक्ट ही रहा जहाँ पर ड्यूएबल करने की चीज़ें थी। मैं अगर हिस्ट्री को पॉलिटी को कंपेयर करूँ तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने की इच्छा होगी आपकी। अगर आप दोबारा आप थोड़ा सा क्वेश्चंस पेपर को देखोगे तो ऐसे बच्चे जिनने अपनी तैयारी को जो है अगले साल देना है, आने वाले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट जो वाले लर्नर्स हैं, एटलीस्ट हमें सोर्स मैपिंग पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मुझे लगता है कि आने वाले तैयारी को अगर आपको दिशा देनी है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि इनके और दायरे कहां बढ़ गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो उनके लिए ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा। ये बातें सब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये मोमेंट जो है जहां पे अभी तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कई बार बच्चों को कि यार अब मैं अगला अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं, लेकिन एट द एंड आपको ये निर्णय लेना ही होगा कि अगर मुझे आगे आगे चल के एग्जाम देना है तो इस तरह की चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये वही बच्चा जो 2023 में इस तरह का जब सवाल आए थे तो 24-25 वाले जो अटेम्प्ट देने वाले थे उन्होंने इसी माइंडसेट से आगे तैयारी करी होगी। सेम वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको तैयारी करना है, लग रहा है अपने को आगे, तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि शॉक वैल्यू कभी भी आ सकती है और उस मोमेंट पे हम कितना अपने आप को, अपना टेम्परामेंट कितना संभाल के रख रहे हैं, वही बस एक काम आने वाला है। तो आज से जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की तो हम बात ये भी करेंगे कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है, ये चीज की भी ट्रेनिंग आज से आपको लेनी होगी। शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं एक लेके आया हूं, उन क्वेश्चन को आप खुद भी देखना। जैसे वो कह रहा था, एक क्वेश्चन अपने सामने आया था कि आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप नदी को थोड़ा पहचानो इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने को पता था। इस क्वेश्चन की खास बात अपने को पता है कि अब आपने जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर होंगे तो आप आराम से देखो कि इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह है। ठीक है, सो द कीवर्ड इज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ये वर्ड अगर ढूंढने जाओगे आप तो सोर्स मैपिंग अगर मैं इसकी करूंगा बेटा, तो आप ये ध्यान रखो कि इसमें इस तरह के जो सवाल हैं या इस तरह की जो चीजें आपको दिखाई देगी, सबसे पहले इसके लिए जाना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा, पता क्या है? क्लास 11th की एनसीईआरटी 2 है ना, 11th की 2 एनसीईआरटी है, एक फिजिकल ज्योग्राफी वाली और एक इंडियन ज्योग्राफी वाली। मुझे लगता है एग्जामिनर को फिजिकल ज्योग्राफी वाली मिल ही नहीं पाई, इंडियन ज्योग्राफी वाली आ गई, तो सारे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से उन्होंने एनसीईआरटी से कर दिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज, पूर्ववर्ती नदियां अगर हम जिसे हम कह सकते हैं। अब एंटीसीडेंट ड्रेनेज पूर्ववर्ती नदियां को भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, जैसे हम क्लास में कई बार डिस्कस कर रहे होते कि नदियां पहले से थी लेकिन फोल्डिंग होने के बाद, जैसे हिमालय का रीजन कैसे अपलिफ्ट हुआ, है ना, हिमालय का रीजन ऊपर आया, उसके बाद भी ये नदियां इरोड करती चली गई। तो ये देखो, ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, फोल्ड होता हुआ। आराम से देखो कि ये देखो, ये फोल्ड होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे चलती गई और हिमालय अपलिफ्ट होते गए तो भी ये नदियां जो है। तो सबसे पहली चीज इससे ये पता लग रहा है कि इट हैज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम की भले ही कुछ भी बीच में बाधा आ जाए, उसने अपना स्लोप छोड़ा नहीं है, जो अपने स्लोप पर रहे, अपने ढाल पर अडिग रहे, दैट इज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट था। और अगर इस स्टेटमेंट का अगर मैं सोर्स मैपिंग करने बैठूंगा तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी से है। अब इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज। अब ये जनरल अवेयरनेस ऐसी है कि अगर आपने मैपिंग करी होगी ढंग से, जो कि हर बार हर रिवर को लेके हमने बेटा करी है, चाहे ब्रह्मपुत्र ले लो, इंडस ले लो, उसकी सारी पूरी मैपिंग सीरीज से आप, तभी तो हम पकड़ पाएंगे ना कि रिवर कौन से 3 देश से जा भी रही है कि नहीं जा रही है, तभी तो हम पकड़ पाएंगे ना बेटा। फिर बोल रहा है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत प्लेट्यू। हाँ ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू से चालू भी हो रही। और उसके बाद में इट डज नॉट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, वितरिका क्या होती है कि जैसे नदी है, नदी चल तो रही है, उसकी और नदियां बन गई आगे जाके, क्योंकि जब इसमें मिलती हैं, मुख्य नदी में अगर मिलेगी तो वो क्या होता है, वो होता है ट्रिब्यूटरी।
है ना। मुख्य नदी में जब भी मिलेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिब्यूटरी कह रहे हैं। लेकिन नदी से ही निकल गए, जैसे गंगा जा रही थी, घाघरा पढ़ी आपने, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोसी पढ़ ली, आपने महानंदा पढ़ ली, तो ये सब ट्रिब्यूटरी है। लेकिन हुगली पढ़ी तो बाहर हो गई। तो जब मुख्य नदी से कोई नदी बाहर निकल जाए दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो शब्द आपने देखोगे तो इसे हम वितरिका भी बोल रहे थे। तो वो कह रहा है इसमें से किसका वितरिका नहीं है। तो इसका सोर्स अगर कीवर्ड अगर पकड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, तो एंटीसीडेंट टाइप की नदियां जो है आपकी क्लास 11th में मिल जाएगी। बाकी रिवर की प्रैक्टिस कोई बुक वगैरह कोई काम नहीं आती, सिर्फ मैपिंग काम आती है। देखो मैं सत्य बता रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर आप मैपिंग पढ़ाते हो तो इसलिए कह रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करो, मेरा ये मतलब। और दूसरी बात, मैपिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक सीट दे दूंगा कर लो, नहीं, याद होनी चाहिए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा बेटा अपने को। तो जो अगली बार तैयारी कर रहा हूं तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको दिशा मिलेगी इससे, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है इसका। मैं कितना ही हम बैठ सकते हैं अरे नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो करना तो पड़ेगा ना। अगर मान लो करोगे तो यही तरीका है। तो इससे अगर आप देखोगे तो अभी कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 3 कंट्री, तो 3 कंट्री में तीसरा तुरंत हट गया, क्योंकि हमारे पता है इंडिया मतलब सिक्किम से चल के ब्रह्मपुत्र में जाती है नदी, तो ये तीसरा हटा दिया मैंने। अब चूंकि बाकी तो तीन देश से जा ही रही है, तिब्बत से भी जा रही है बोले, उसके बाद में इंडिया में भी जा रही है और पाकिस्तान में भी जा रही है। तो अब ये स्टेटमेंट मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा, इसने थोड़ी मदद कर दी मेरी। तिब्बत प्लेट्यू से तीनों सब कुछ चालू हो रहे हैं, ये मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा। अब डिस्ट्रीब्यूटरी अक्सर तब बनती है जब नदी डेल्टा वेल्टा के पास भी हो, तब भी आप देखते हो कि नदी जो है उसका प्रवाह चेंज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का अपना डेल्टा बनता ही है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है तो बांग्लादेश में जमुना नदी बना रही होती है ना, तो ये भी मैपिंग के सोर्स से आप निकाल सकते हो। इंडस का खुद का अपना डेल्टा है। सतलज तो जाके खुद चेनाब के साथ मिलके मिलके इंडस में मिल रही, तो सतलज एक ऐसी नदी बन जाती है। तो इसका आंसर तो चलो ठीक है हमने डिस्कस कर लिया, बट ये कीवर्ड्स और ये तो इसका सोर्स अगर मैं इससे पूछोगे आप तो एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए और साथ में मैपिंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा अचंभा जैसा नया कुछ नहीं था, मतलब जहां एक्चुअल इसको ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, अगर बच्चा पढ़ के गया, और मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करे भी होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वो बोल रहा था कि शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट द इंडियन ओशन। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और आपको इंडियन ओशन की तरफ आना है तो कौन से देशों को यहां से ऐसा इस तरह से गुजरना पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन को देखो, उसका सोर्स मैपिंग के नाम पे अगर तुम मुझसे पूछोगे तो सबसे पहला सोर्स मैपिंग बनेगा कि अरे भैया न्यूज से आया, मैंने तो न्यूज में पढ़ाया। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन कन्वर्ट होगा क्या, तुम्हें चीजें याद रहेंगी क्या, तुम्हें बहरीन, सीरिया, कतर, इजिप्ट ये कंट्रीज इमेजिन कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो मैपिंग करनी पड़ेगी ना, याद करना पड़ेगा ना। 10 प्रकार के लोग बहकावे करेंगे पर सच्चाई जो है वो दिख रही है सर अपने को, ठीक है। तो जब भी आप, अब मान लो पता है मुझे कि हॉर्मुज न्यूज में है, लेकिन उसके आसपास की सारी कंट्रीज वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए। याद हजारों वीडियोस मिल जाएंगे तुमको कि ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये है, नहीं, याद। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम अगले साल अटेम्प्ट दे रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, कुछ नहीं होना है, याद करना पड़ेगा तो कुछ इमेजिन हो पाएगा। तो अब मुझे मालूम है कि सीरिया और इजिप्ट वर्ल्ड मैप में कंपेरेटिवली दूर है। अब ये ईरान दिखाई दे रहा है, ईरान के सामने पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में एक देश है कतर और एक देश है बहरीन, ठीक है। तो कतर और बहरीन को जब यहां से निकलना होगा ना इंडियन ओशन की तरफ, तो कतर बहरीन वो देश है। अच्छा, कुवैत को भी अगर जाना होगा तो कुवैत भी आंसर हो सकता था अगर कुवैत होता तो। अब चूंकि अब ये देखो क्या लिखा है उसने, एक तो नॉर्मली सीरिया है, सीरिया नॉर्मली और आगे मिलेगा, इसका कोई संबंध नहीं। इजिप्ट तो अफ्रीका में चले गए, कोई संबंध नहीं। तो इसका सोर्स मैपिंग अगर मुझसे तुम पूछने बैठोगे तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेटा मैं कहूंगा कि आप जो है सिंपल वर्ल्ड मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करो, याद करो। डोंट जज दैट कि 1 नंबर का आया, 2 नंबर का आया, 3 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने बैठे हो ना, जब इस युद्ध में उतरे हो बेटा तो सब तरह से हथियार तैयार रखो। समझ आ गई बात। तो बहरीन और कतर वो देश है जो आप कह सकते हो कि इस तरह से अपने को चीजें समझ आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगले साल एग्जाम दे रहे हो, तो भैया सेल्फ स्टडी में मैं नहीं कहता हूं कि तैयारी नहीं होती है, लेकिन जो आज की डिमांड हो गई है, जिस तरह का नॉलेज बेस हमें लगेगा, जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस लगेंगे, यू नीड सपोर्ट। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको एजुकेटर्स का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम एक्सपीरियंस वाला एग्जाम अब हो गया है। ये एग्जाम किसी टॉपिक के 10 तरीके से कैसे देखा जा सकता है उस तरह का एग्जाम हो गया है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में तो यही कहूंगा कि बिना गाइडेंस के कई बार फिर परेशान होने वाली बात होगी, ठीक है। ये 16999 का ऑफर आप लोगों के लिए आया है। दिस इज फॉर 99 आवर्स ओनली।
तो मान के चलो आप कि ये, और साथ में आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है, ये प्राइस पॉइंट है। अगर आप कॉलेज में, उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लो, एंड समय से घर बैठ के, कोई बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं कि सिंधु नदी जाके वहां दिल्ली में जाके कोई नई नदी थोड़ी बन जाएगी बेटा। चीजें दिमाग में बैठने वाला, बिठाने वाला कहाँ है? एक इंटरनेट, एक रूम और एक बस घर। शांति से पढ़ो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से रहो, साफ हवा में रहो और खूब पढ़ाई करो, दैट्स इट। तो इसका आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड ये सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर तब मिल रहा है जब आप यूज कर रहे हैं कोड SGYT10। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, SGYT10 का कोड का इस्तेमाल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये नए बैचेस जो है वो चालू हो रहे हैं, और साथ ही साथ 31 से जो बच्चे हैं, 31 तारीख से मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चालू हो रहा है। सिर्फ मेंस अगर आपको तैयारी करनी है, जो बच्चे ऑलरेडी पूरा फाउंडेशन कवर कर चुके हैं, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप मेंस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सोर्स से। उस पे देखो, अब अगला क्या कह रहा है? सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोट्स ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी, डीप वी शेप वैलीज फॉर्म्ड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब इसका अगर मुझसे सोर्स मैपिंग पूछोगे तो मैं फिर से आपको लेके जाऊंगा क्लास 11th में। क्लास 11th में क्यों सर? मैं बोल रहा था आपसे कि क्लास 11th में आप चैप्टर ओपन करना ड्रेनेज वाला, ड्रेनेज वाले में जाना पेनिनसुलर रिवर कैसे बनी, प्रायद्वीपीय नदियों का विकास, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों का विकास, पेनिनसुलर ड्रेनेज, द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। ये स्क्रीनशॉट है क्लास 11th की एनसीईआरटी का। ये क्लास में डिस्कस हो रखा है ऑलरेडी, हमने खूब पढ़ा है। इसमें लिखा हुआ है सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, तो ये सबमर्जेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो दिस इज द स्टेटमेंट जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उन्होंने, मैं कह रहा हूं ना, बच्चे कह रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं आया, फिजिकल ज्योग्राफी से, अरे नहीं आया यार, उसके पास एनसीईआरटी 11th की इस बार इंडियन ज्योग्राफी की हाथ में रखी हुई थी, क्या करोगे आप? तो जो क्वेश्चन डुएबल थे वो अपने को ध्यान रखना है। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी से हो जाएगा। रेसिडुअल माउंटेन रेंज वेलिकोंडा पालकोंडा, अब ये क्या है? अगर आपने मैपिंग ढंग से करी होगी तो आपको पता है ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये भी बेचारे बहुत पुराने हो गए हैं, यहाँ की नदियों ने इनको बहुत डिसकंटिन्यू कर रखा है। ये भी एनसीईआरटी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। हाँ, पालकोंडा वेलिकोंडा जैसे नाम, महेंद्रगिरी जैसे नाम आप अगर ध्यान देंगे मैपिंग में हजारों बार, कितनी बार रट डाले अपन ने, और इस बात से तो आपके अंदर मन में भी ये बात आ रही होगी सर तो सही बोल रहे हैं। देखो मतलब बोल रहे हैं तो तुमको तो स्वीकारना चाहिए ना इस बात को। इसके बाद में डीप वी शेप वैली रिवर फॉर्म्ड बाय द, ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेज बहती हुई नदियां, ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम सीखते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कि तेज नदियां डीप वी शेप वैली बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? वो पेनिनसुलर ब्लॉक में। यहाँ तो हमारा भारत का सबसे पुरानी स्थिति है, मतलब नदियां बहुत धीरे चल रही है, बहुत तेज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है। चीजें जब इरोड हो जाती है, अच्छी जब तेज नदी चलेगी तो गहरी घाटी बनेगी। क्यों गहरी घाटी क्यों बनेगी? क्योंकि तेज नदियों में बहुत स्पीड से चीजें चल रही होती हैं, पानी तेजी से बहता है, गहरी बनेगी। अब धीरे धीरे अगर होगा तो ये सब इरोड हो रखा है ऑलरेडी, मतलब वी शेप वगैरह नहीं बनेगा। तो पहला और दूसरा जो है यहाँ पर चलो ठीक है सही भी हो जाता है। तो इसका जो सोर्स होगा वो क्लास 11 की एनसीईआरटी होगा। तो देखो चीजें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमें कुछ बेसिक समझ आ रहे हैं कि यार बेसिक से सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ ऊपर नीचे वाले भी सवाल थे, हम देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आया एक, अब आया कि विंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है। अब इसका सोर्स मैपिंग अगर करने बैठूंगा मैं, छोड़ो सब अभी अपन बाद में पढ़ेंगे। इसका सोर्स मैपिंग सबसे पहले लोग कहेंगे करंट अफेयर्स, और बिल्कुल सही बात है। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सच में काम के हो जाते हैं। जैसे भारत ने इनिशिएटिव बनाया था कि भाई मेगा पोर्ट्स को हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत में खूब चर्चा हुई थी कि 6 मेगा पोर्ट्स हम लोग लेके आएंगे, कि जिसमें सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे कि भाई हम विजिंजम में लाएंगे, कोलाशेल में लाएंगे, वधावन जो है, उसके बाद में तडड़ी, मछलीपट्टनम, सागर आइलैंड, ये सारे आइलैंड से, मतलब एक तरह से आप कह सकते थे जो न्यूज वाला पार्ट था, ठीक है। और उसके बाद में सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आया था। अब विजिंजम पोर्ट को 6 मेगा पोर्ट्स, अब मेगा पोर्ट्स हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उतने ही बड़े स्तर पर पोर्ट्स का विकास करके हमारा जो वाटरवेज हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस चीज को और बेहतर कर सके हम लोग, है ना। तो मेगा पोर्ट्स के अंतर्गत अगर कोई भी आ रहा है तो उसका एक, अब देखो ये क्वेश्चन मैं 2 कैटेगरी में रखूंगा। टफ कैटेगरी में है ये फॉर दोज जो घबरा गए, ठीक है। मैं भी अगर पहली बार देखता, घबराहट होती, क्वेश्चन टफ हो जाता, ऐसा इतना बड़ा बड़ा कैसे पढ़ूंगा। लेकिन मैं थोड़ा शांति से सोचूंगा कि यार मेगा पोर्ट्स क्या होते हैं, या ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना मेगा पोर्ट्स, जबकि वो बोल भी रहा है कि मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक पॉलिसी, मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक पॉलिसी मतलब संरचनात्मक परिवर्तन, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो व्यापार संभार तंत्र की नीति में, मतलब थोड़े से ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करना चाह रहा है।
तो वो ये कह रहा है कि प्राइमरली हम फोकस करेंगे टूरिज्म को, हेरिटेज शिपिंग को। पर्यटन वर्यटन कौन बात करेगा पोर्ट्स में, मतलब यहाँ तो ट्रेड की बातें हो रही। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ सर वैसे ही चला जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है वो कि एक्सक्लूसिवली इसको हम डोमेस्टिक बना रहे हैं। अरे हम मेगा पोर्ट अगर बना रहे हैं तो डोमेस्टिक क्या, हम बाहर से भी तो कोलैबोरेशन करेंगे, बाहर के भी तो जो हमारे फॉरेन कोलैबोरेशंस होंगे, बाहर से भी शिप्स, उनका भी सब कुछ रहेगा इसमें, तो ये भी वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जब मैंने क्या बोला, घबराओगे नहीं होना है क्वेश्चन, लेकिन शांति से उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली वाली बात हो गई, प्राइमरली वाली बात हो गई, इससे थोड़ा सा आप सोच सकते हैं ये थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। बाकी तो ये ऐसा स्टेटमेंट है कि नेचुरल डीप ड्राफ्ट, हम जो है डिपेंडेंसी फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे, इधर उधर दूसरे पोर्ट्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हमारे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हम 3 ओनली की तरफ ले जा रहे थे, है ना। तो ये सोर्स मैपिंग अपने को याद रखनी इसकी, कि कुछ टॉपिक करंट के हैं लेकिन अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। अब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइन बाय लाइन मुझे मिल जाए, तुम 10 साल बाद भी पेपर दे लेना, कुछ नहीं होना है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मेरा शब्द, लेकिन सच्चाई इस एग्जाम की। हमें इस लेवल के क्रिटिकल थिंकिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा, हमें अपने आप को, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं बेटा, है ना। आ गई बात समझ में। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये स्टेट वाला है, अब ये मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मैपिंग। मैपिंग में भी आपका कितना ध्यान है, कितना ऑब्जर्वेशन है, तो मैं यही कहूंगा कि जो है इस तरह के क्वेश्चन में आप खुद ही अपने लेवल पे थोड़ा मैप वेब चेक करते रहें। तो इसमें कोई अलग किताब और किसके नाम पे कुछ जरूरत है नहीं, और बहुत ज्यादा इसमें मतलब वही बात है कि कितने फैक्ट्स आपको दिमाग में याद रहे, बट फैक्ट्स कैसे आते हैं उसका एक नया तरीका आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कि उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट, तो सही लगता है हमें कि हाँ ये तो सही है। राजस्थान जो है सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, नहीं वेस्ट बंगाल करता है। सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो दूसरे अलग एक ही राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, नहीं, मेघालय भी है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो बोल रहा है नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है, तो दूसरा तीसरा करेक्ट नहीं, इसलिए आंसर सी की तरफ हम जाएंगे। इसका सोर्स नॉर्मल मैपिंग, जनरल अवेयरनेस, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है। उसके बाद में है अगला सवाल, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव। नाम से समझ में आ रहा है कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सतत कृषि मिशन। सोर्स मैपिंग इज करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट के टॉपिक में जब भी आप क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इंडिया की ओर से इनिशिएटिव्स पढ़ते हो, तो आप एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ते हो, नेशनल, एक तरह से आप कह सकते हो क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है। और उनके तहत, क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत अलग अलग 8-9 मिशन हैं, उनमें एक मिशन पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर का, सस्टेनेबल मिशन, ठीक है। ये जनरली इन्वायरमेंट का जब हम क्लाइमेट चेंज का वर्जन पढ़ रहे होते हैं मेंस वेंस के एस्पेक्ट में, तब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो नो डाउट। लेकिन अब इसमें भी वो चीज हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल खेती कब होगी, जब हम खेती पर मृदा का ध्यान रखेंगे, मिट्टी का ध्यान रखेंगे। अब देखो पहला क्या कह रहा है, मोनोकल्चर को हम बढ़ावा देंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही खेती, एक ही प्रकार की खेती करते जा रहे हैं, बस एक ही खेती, ऐसे में तो मिट्टी खराब हो जाएगी, सारे तत्व खराब हो जाएंगे। हम बार बार क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, कि एक फसल जो तत्व ले चुकी है वो दूसरी फसल से जो है उसको और तत्व मिल जाएंगे। नहीं तो सिर्फ गेहूं ही लगाते जाएंगे, राइस ही लगाते जाएंगे, तो वैरायटी खत्म हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी हमारी। तो कभी भी मोनोकल्चर में, मतलब जैसे हम कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने मोनोकल्चर का वो दे दिया था कि सिर्फ एक ही वैरायटी पे बहुत फोकस किया, या तो चावल या धान, दालों को इग्नोर कर दिया हमने, तो उसका असर फूड सिक्योरिटी पर भी होता है। तो मोनोकल्चर को जो है हमेशा बढ़ावा नहीं देना है। मोनोकल्चर इज लाइक कि एक धान्य कृषि, ठीक है। राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड, भाई जहां सिंचाई हो रही है वहां तुम धान को और अगर बढ़ा दोगे तो पानी की भी कमी होनी है, साथ में मिट्टी में भी लवणता आ जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है। मिट्टी खराब हो जाएगी तो सतत इरिगेशन कैसे होगा, तो पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा एकदम देखते हो कि हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है मुझे, क्लाइमेट रिस्क वगैरह सारी चीजें बेहतर करनी है, उसके लिए अडेप्टेबिलिटी लानी है, तो चलो ठीक है आंसर दी। सो दिस इज टोटली करंट अफेयर्स है, जिसको आइडिया इसके बारे में ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो घबराहट में तो ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन ट्रैप है ना, तो थोड़ा सा ट्रैप कंपैरेटिवली इजी था, ऐसा आप कह सकते हो। बट वो ट्रैप तभी आइडेंटिफाई होगा जब जो बच्चे अभी आप देख रहे होंगे तो खुद भी तुम सोच लोगे, तो 2 थॉट आएंगे कि यार हाँ यार ये चीज भी देखी जा सकती, बट यहां खड़े होके बहुत आसान है बोलना, ठीक है। कब, अगर
इसी तरह की हैबिट बना के कि नहीं यार मैं क्वेश्चन को बस मुझे सॉल्व करने जाना, मुझे घबराना नहीं, तब तो चाहिए आपको भी दिख जाएगी, एक या दूसरी रीडिंग में पकड़ लोगे आप, है ना। नेक्स्ट वन इज तुंगरहुआ वोल्केनो, सोर्स इसका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा, वही बात है कि अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा, जनरली इसको भी हमने क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए। बट अब मान लो कि मुझे सॉल्व करना है, बाकी सारे क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में मेरी हालत खराब हो रही, कहीं तो मैं बात करूं, तो जब हम नॉर्मली वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या देखा है हमने देखा है कि ये वाली पट्टी में पूरा ज्वालामुखी आता है। बोलीविया जैसे देश में हमने ज्वालामुखी पढ़े नहीं है, हटा दो, ठीक है। हमने कोलंबिया में कॉर्डिलेरास वगैरह पढ़े, ज्वालामुखी हटा दो। पेरू देश में जो भी पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं डोरमेंट एक्सटिंक्ट वाले हैं, हटा दो। न्यूज में जनरली वो होता है जो एक तरह से, तो इक्वेडोर में ही एक तरह से ज्वालामुखी ऐसे, तो हम ज्वालामुखी इक्वेडोर तक जा सकते हैं, कोटोपैक्सी चिंबोरास, इस तरह से पहुंचा जा सकता था। दिस कैन बी एक तरीका हो सकता है, बट शुद्ध रूप से तुक्का बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध रूप से तुक्का बोल सकते हो, अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो ऐसे एकदम देखोगे तो कठिन है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन दूसरे अच्छे हैं, जा रहे हैं, तो उसको जबरदस्ती अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी रिस्क मुझे लेना होगा, जो कि प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं, तो ये जा सकते थे आंसर। तो इसका सोर्स जो है और कैसे जा सकते हैं आंसर, इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं हम अंडमान निकोबार आइलैंड का संबंध क्या है, तो इसकी सोर्स मैपिंग भी वही सेम, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है ना, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी। अब क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि क्वेश्चन को जरा एक बार आप पढ़ो। वो कह रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड का क्लाइमेट बताओ। सीधी सी बात भाई, जब मॉनसून आता है ना तो उसमें बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि हवाएं इसी डायरेक्शन से आती हैं, सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आते टाइम भी और जब मॉनसून लौटता है नॉर्थ ईस्ट से तब भी, तो दोनों हो गए, साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ ईस्ट से भी, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, भाई आइलैंड है तो आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी, कोस्टल क्लाइमेट रहेगा, चलो ठीक है, मान भी लेते हैं। सबसे ज्यादा दिसंबर और मई के बीच में बारिश होती है। तुम खुद सोचो, अगर मानसून से बारिश हो रही है तो मानसून का समय तो क्या है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, वो वाले में ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, और उसके बाद में दोनों तो ये ज्यादा सही हो रहे हैं, तो 1 और 2 आंसर होगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें इस लेवल पे हम सोच सकते हैं, इतना तो हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। मतलब इसको टफ मत बोलना, कोई बोल रहा है कुछ भी बोला, सब गलत बात है। मैं पिछले 10 साल के अनुभव से बता रहा हूं, इस लेवल की तैयारी हम कर रहे होते हैं यार, पेड क्लासेस में आप सब देखो, इस लेवल का तो मैं बना दूंगा तुम लोग, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुमसे आराम से होने वाली, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला सवाल आता है, हाँ अब ये जो है भाई, ये भी शुद्ध रूप से मैपिंग है। मैपिंग प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फो है तो है, नहीं तो फिर वही बात है कि मतलब ये वो क्वेश्चन है कि जो सेकंड टाइम में करना होगा। जैसे पेपर आता है तो पहली बार में हम वो क्वेश्चन करते हैं ना जो आ जाते हैं हमें, फिर दूसरी बार में हम थोड़ा सा रिस्क लेने वाला लेते हैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब ये मैपिंग में हम लोग जनरली पढ़ रहे होते हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन लेक इन द वर्ल्ड। चलो ये जनरली शायद कंफ्यूज करे आपको, तो थोड़ी देर रोक दो इसको। लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सुडान, नहीं भाई, तुर्काना अक्सर हम कहाँ पढ़ते हैं, तुर्काना हम पढ़ते हैं बेटा, तुर्काना को पढ़ा जाता है केनिया देश में, अफ्रीका में, वो केनिया में आके बैठा हुआ है। तो अफ्रीका में जब केनिया में आप जब पढ़ते हो तो दूसरा तो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से गलत हो गया, दूसरा तो जो है शुद्ध रूप से गलत हो गया। लेक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये न्यूज़पेपर की स्टोरी है। न्यूज अगर थोड़ा बहुत कुछ कवर कर लिया तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 50-50% चांस है कि यहाँ पे हम लोग फिर ज्यादा की तरफ जाके बी आंसर लगा देंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर सोचा कि नहीं नहीं, अच्छा इसको ऐसा भी समझो, तीनों में से मुझे सबसे जो पॉसिबल आंसर जो सही लग रहा है वो यही लग रहा है। इसमें तो और थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि यार लार्जेस्ट कैसे हो सकता है कोई डेजर्ट में, यही वाला क्यों, क्योंकि सहारा डेजर्ट में तो ये मिलता भी नहीं है मुझे, तो फिर कैसे हो सकता है। ऐसा भी सोच के अगर इसको गलत भी मानोगे तो मजबूरन तीसरे को तुम्हें सही करना ही पड़ेगा, और तीसरा फिर जो है नॉर्मली यहाँ पर सही यही वाला होगा, इसलिए आंसर ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। तो आप इस थॉट पे भी जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर के बाद दिमाग क्यों चला, पहले क्यों नहीं चला, तो पहले हम घबरा रहे थे। 2 थॉट हैं, सर ये तो बड़ा आसान था सोचना आपके लिए, मैं कह रहा हूं आसान था ना, सोच क्यों नहीं पाए, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत टेंशन रहती है बेटा, वहां का माहौल ही अलग। तो सर आप क्या करें, तो अब हमें ये थॉट आज से ही लेके चलना है
कि भाई साहब मुझे जबरदस्ती नहीं घबराना है, नहीं तो मेरा नुकसान है। ये तो वो हाल हो गया कि अगर ये बात नहीं मानोगे आज तो तैयारी मत करो फिर, क्योंकि अंत में अगर जाके इस तरह से खराब करेंगे हम चीजें तो कैसे काम बनेगा। तो देखो पहला अगर खुद भी सोचोगे डेजर्ट तक यार इतना लार्जेस्ट कैसे हो सकता है, अगर इस टाइप से भी सोचोगे, पर अंत में जो है वो सही निकलना है। ठीक है, तो इसको याद रखें आप। तो मैपिंग का इसका सोर्स बन जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट, चाइना सबसे ज्यादा शेयर करता है रेयर अर्थ के एलिमेंट्स में, ये हमको मालूम है, लेकिन दूसरा भारत कैसे आ जाएगा। रेयर अर्थ तो वो है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉर्मली यूएस वगैरह में भी आपको काफी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन भी आप देख रहे होते हो। तो चाइना तो है, लेकिन फॉलोड बाय इंडिया थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए जो है दूसरा तो तुम एलिमिनेट कर दो, तो दूसरा कर दिया अपन ने एलिमिनेट। फिर 17 होते हैं, ये कई बार हम मतलब कितनी बार तो जो है मिनरल्स की क्लास में यार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। फिर बच्चे कहते हैं कि जो है ये देखो ये 17 रेयर अर्थ, अभी आप जाके यूट्यूब पर देखना मिनरल ईयर बुक वगैरह में सारी चीजें अपन लोग, तो 17 की जगह उन्होंने 13 लिख दिया थोड़ा सा, तो 13 ये गलत हो गया। तो अब 13 अगर गलत हो गया तो 1 और 4 हटा दो, 1 और 2 हटा दो बेसिकली, तो ये 4 1 और 2 नहीं हटा दो, मतलब चौथा हटा दो, तो चौथा हट गया, और दूसरा भी इनमें से अगर देखोगे तो दूसरा हट गया। अब बात आती है 1 और 3, तीसरा तो मतलब पक्का है कि सही हो गया, तो तीसरे की ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हाँ ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम है ना, कोबाल्ट, ये सब लाए क्यों हम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स, कोई किताब की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स प्लस अगर क्लासेस आप ले रहे हो करंट अफेयर्स की, मिनरल्स वाला जो वीडियो है हर साल जो आता है उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती की किताब बता के कोई फायदा नहीं, और है भी नहीं ऐसे, ये करंट की चीजें हैं, कल नई चीज आएगी तो वो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे, और करंट में इसकी जो थीम है बेटा, इसकी जो थीम है वो है इस क्वेश्चन की क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है, जैसे 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई, 30, इस बार 30 हुई। COP27 में ये इवेंट आया था, है ना, लॉन्ग टर्म। अब 27 में कैसे कितना कौन पढ़ के जाएगा, अच्छा बताओ मेरे को, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये उस नजरिए से देखोगे तो पेपर कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा टफ है, लिटरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ है। क्यों, एक तो पुरानी चीज आ गई जो सुनी नहीं, दूसरी इनके पैटर्न देखो आप स्टेटमेंट के, कि पहला जो है इसको प्रूव कर रहा है कि नहीं, दूसरा इसको प्रूव करना है कि नहीं, इस तरह से। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद आप ऑब्जर्व करते हो, तुम देखते हो कि यार ये गेम तो कुछ और ही हो गया, ये गेम तो कुछ और हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यू विल रियलाइज इंडिया का लॉन्ग टर्म लो एनर्जी एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है ये अच्छा टूल है हमारा। नेट 2070 तक हमको कार्बन उत्सर्जन में बिल्कुल नेट जीरो जाना है, 2070 तक, दिस इज लॉन्ग टर्म बात। और ये एक दिन में कार्बन रोकना मतलब पूरी इंडस्ट्रीज को बंद कर देना एक तरह से, जो आज कोयला यूज कर रही है, और अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म ही ये लिया है हमने। अब उसमें तुम तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो शांति से, क्या क्विक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट से हो पाएगा, क्या वो क्विकली एकदम शॉर्ट टर्म अचीवमेंट से होगा कि नहीं। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के जहर कर रहे हैं। और शायद ऐसा का ऐसा ही आप लोग देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट्स द अप्रोच, तो दूसरा तो पक्का सही हो गया, जो मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल उल्टे ही जा रहा है ये। फिर क्या कह रहे हो आप, चौथी रिपोर्ट भी बताती है कि यार सच में ग्रीन हाउस हमारा 8% के आसपास जो है वो कम हुआ था। ठीक है, ये इस बात को जो है दिखाता है कि इतने समय में नॉर्मली अगर हम देखें कि लगभग 8% जो है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ। तो लॉन्ग टर्म ही धीरे धीरे होगा, क्विकली तो नहीं होगा कि बिल्कुल तुम्हारे 100% की तरफ में चला जाओ। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो दैट इज एम्पिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2, तो 1 और 2 तो दोनों सही हो गए। अब वो कह रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टेब्लिश द प्रीमाइस, दोनों एक दूसरे से एस्टेब्लिशमेंट लेकर दोनों एक दूसरे की बात मानकर लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, तीसरा तो वैसे भी नहीं होगा, तो तीसरा वैसे एलिमिनेट करा दो आप। तो अब मैंने देखो फिर वही कहा कि इसका लॉजिक क्या है। अब भले ही करंट अफेयर्स में इसके अंतर्गत क्या क्या फीचर्स हैं वो मत पढ़ो भले ही आप, बट कई बार क्वेश्चन से डरो मत, बढ़ो ना, पढ़ के तो देखो। डरने की क्यों डरना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर तुम डरने वाले हो ना अगले साल मत तैयारी करो, सब खराब हो जाता है यार चीजें। इसको देख के पता बच्चे का अरे सर क्वेश्चन नहीं आए, यहां से नहीं आया, वहां से नहीं आया। पर बात एक तरह से ये भी है
कि क्या मैं इसको थोड़ी देर शांति से पढ़ता तो मुझसे बन जाता क्या बेटा। जिसका अटेम्प्ट था उसके लिए बहुत टफ है, लेकिन जो अगले बार दे रहा है उसको तैयार तो होना पड़ेगा ना। मतलब मुझे ये रियलिटी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग ये क्वेश्चन करके सिलेक्ट होने वाले हैं, वो मेंस भी लिखेंगे, वो इंटरव्यू में भी जाएंगे, वो भी तो सच्चाई है ना एक तरफ से। तो इसका सोर्स ट्रूली करंट अफेयर्स और बुद्धि की क्षमता। नहीं तो ये उस टाइम 2000 जब COP 27 था, तो हमेशा मैं, हालांकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वीडियोस बनाता हूं, तो उनको आप हमेशा देखें। होलॉक गिबन्स को लेकर बात करते हैं। ये जब नेशनल पार्क पढ़ रहे हो तो देखो, होलॉक गिबन्स मतलब ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे बढ़िया से एप। अब दो हैं, जैसे भारत को नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देखोगे तो इधर वेस्ट होता है और चाइना की तरफ ईस्ट, तो हमारी तरफ वेस्टर्न होलॉक गिबन्स बनते हैं। इनको संभालने के लिए इंडेंजर्ड कैटेगरी के होते हैं, इनको संभालने के लिए होलंग पार गिबन सेंचुरी बनाई भी गई थी। ठीक है, तो इसको लेकर आप जो पूछ रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में बनाया है, इंडेंजर्ड है, हाँ है। सोर्स है सर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, नहीं तो आप मेरी क्लासेस देखो बढ़िया से, नेशनल पार्क की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होती है बेटा, तुम्हारा सब काम आसान हो जाएगा। और कोई लिस्टबाजी नहीं चल रही है, बढ़िया याद कराया जा रहा है, कोई नोट्सबाजी नहीं चल रही है, याद कराया जा रहा है, तब तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगी। ये स्पेशलाइज्ड है, ब्रैकिएशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन द ट्रीज, हाँ ठीक है, बट ये गोरिल्ला जैसे भारी तो नहीं होते ना, मतलब उनके जैसे कैसे, मतलब कैसे हो सकते हैं, दोनों में अंतर है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल आंसर, अगर बचपन में थोड़ा कुछ भी अगर कंपैरिजन कर लिया हो तो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन तो होएगा इसमें। तो 1 और 2 इसका आंसर जाएगा। इसका सोर्स है क्लासेस, आराम से देखो, किताब इसलिए नहीं क्योंकि ये करंट वाली चीजें, आज कोई बुक अपडेट होगी कल को नया आ जाएगा, इसलिए करंट अफेयर्स पे फोकस करें, आप लिटरली करंट अफेयर्स फोकस करें। हर महीने जो वीडियोस आते हैं करंट वाले वो देखने ही देखने हैं। ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। मैंग्रोव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैंग्रोव टॉपिक तो तुम कोई भी बुक में ढूंढ लो, NCERT से लगा के सब जगह मिल जाएगा। तो मैंग्रोव जब समुद्र के अंदर होते हैं, हमें पता है उनको पसंद क्या है, उनको नमक बहुत ज्यादा पसंद है, हेलोफाइट्स। अब जिनको नमक पसंद है वो कैसे फ्रेश वाटर का काम करेंगे कि भाई फ्रेश वाटर बनाकर और वहां पे हम खेती भी कर लें, मतलब जो है पेडी कल्टीवेशन कर लें, नहीं भाई साहब, वो सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स होती हैं, सी वाटर को फिल्टर करते हैं वो, नहीं, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइडल सर्जेस, बायोमास रिसोर्स, मैंग्रोव फंक्शन, नेचुरल बायोशील्ड एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिटीज, वहां के लोगों के लिए आजीविका है, हाँ ठीक है, मतलब पेड़ पौधे हमेशा ही बेहतर होते हैं, तो यहाँ पर 3 ओनली की तरफ हम जा सकते हैं। तो आंसर 3 था। इसकी सोर्स मैपिंग नॉर्मली करंट अफेयर, जनरल अवेयर आप कह सकते हो, टॉपिक पढ़ने ही होते हैं हमें इन्वायरमेंट के नाम पे। अमूर फाल्कन्स जो है शुद्ध रूप से करंट अफेयर्स। द हिंदू न्यूज़पेपर, इसका डिस्कशन कई बार ये पक्षी आ रखा है न्यूज में, और उसका प्रूफ ये कि जब हम मंथली करंट अफेयर और इस तरह के पढ़ते हैं तो अमूर फाल्कन्स को पढ़ते हैं, कई बार लॉन्गेस्ट माइग्रेशन के लिए ये आप बोल सकते हो कि जो है हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोई पक्षियों को कोई टेक्नोलॉजी कैसे गाइड कर सकती है, सैटेलाइट्स वगैरह जो है पक्षियों को कैसे कोई गाइड करेगा, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर तुम हटाओगे तो आपके आराम से बी और ये वाला जो है खत्म हो जाएगा। और ये कंफर्म कर दिया कि अगर कोई माइग्रेटरी बर्ड है, साइबेरिया से इंडिया आता है सीजन के हिसाब से, तो क्या इंडिया में परमानेंट रेसिडेंसी ले लेगा क्या वो, कि आके वो परमानेंट यहीं बस गए अब नहीं जाते वापस, ऐसा तो भी नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा तेज स्टेटमेंट हो रखा है। तीसरा भी हटा दो, तो कहने के लिए जब आप दूसरा हटा दोगे तीसरा हटा दोगे तो इनडायरेक्टली आपका बचता है आंसर 1, तो ये 1 की तरफ चला जाएगा। सो करंट अफेयर्स और थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड से जाएगा ये, नहीं तो ऐसे तो कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है। माधव नेशनल पार्क को लेके सेम कहानी, करंट अफेयर्स, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली कुछ टाइगर रिजर्व्स में माधव नेशनल पार्क काफी चर्चा में था, बट ऐसे तो तुम देखोगे सारे नेशनल पार्क चर्चा में होते हैं। तो जब हम MP में पढ़ रहे होते हैं कि बेटा ये माधव नेशनल पार्क है ऊपर नॉर्थ में, इसलिए मैपिंग की लोकेशन बहुत काम की जाती है। ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ नहीं, मैपिंग की लोकेशन बहुत लिटरली बहुत ज्यादा काम की हो जाती है। तो ये टाइगर रिजर्व भी था, मैंने बताया था कि MP का आधा हिस्सा तो टाइगर में है, लेकिन अब ये माधव को भी जो है हमें इंक्लूड करना है। लेकिन जब हम रामसार साइड पढ़ते हैं तो भी ये खुद से हाथ से बना बना के तुमको सिखाया यार मैंने कि सांख के सागर ऊपर है, इधर याद रखना है। लोकेशन पे थोड़ी सी कम से कम थोड़ी तो फोकस करो, ज्यादा नहीं तो बहुत ही, मतलब उन्होंने 2 बड़े बड़े ऐसे कंपैरिजन कर दिए, तो लगभग उसके आसपास ही अपने को देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं मिलता, ये MP की साइड से, इसलिए तीसरे को हटाओ, पहला दूसरे को
आंसर बनाओ। तो इसका भी आप सिंपल, मैं अभी भी कहूंगा इस टाइप के क्वेश्चन मेरी क्लास से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, क्लासेस रेगुलर लो, बार बार रिवाइज करो, दैट्स इट। मतलब बाकी सब्जेक्ट इतने टफ थे कि कल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि ये सब सोर्स वगैरह बता पाऊं, क्लास के बारे में बोल पाऊं लिटरली, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आप सॉल्व कर भी लोगे, बाकी सब्जेक्ट तो बिगड़ गए ना यार, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सारे सब्जेक्ट्स में हमें बेहतर होना पड़ेगा। अगला जो है, अब ये फॉक्सटेल ऑर्किड वगैरह को अगर आप देखोगे तो नो डाउट ये भी वही न्यूज़पेपर के दुख दर्द हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छोड़ दें, मतलब जबरदस्ती ऐसी स्पीशीज में पढ़ के, और सही आंसर जो इससे अच्छे और भी अच्छे बेहतर आंसर हैं। ऐसे ही एक ये वाला भी आया था कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये करंट अफेयर्स में द हिंदू वगैरह के पार्ट है, आ रखे हैं ये न्यूज़पेपर में, द हिंदू में आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके अंदर का ये जो कंटेंट था कुछ भी बना रखा है। मतलब ये तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे इन्होंने जो किया है कि एक एक अक्षर बदल दिया है बस, कि जो है इस बार एक काम करते हैं, ओशियन लिख देते हैं, इसमें जो है लाइफ लिख देते हैं, इसमें कोरल रीफ लिख देते हैं, इसमें एस्चुरीज वेजिटेशन लिख देते हैं। तो जबरदस्ती इसको, मतलब अच्छे मैंने क्वेश्चंस और बताए शुरुआत के, वो इससे बल्कि ज्यादा सही है, अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वाले सवाल है, बट टॉपिक करंट का था, न्यूज़पेपर से आता है। कुछ क्वेश्चन मतलब छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड भी टॉपिक जो है, रेड्यूसिंग एमिशन, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बहुत पुराना टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं तब हम पढ़ा करते हैं ये, लेकिन ये इसके बारे में पूछते तो बच्चे सॉल्व कर जाते हैं, नो डाउट बच्चे सॉल्व कर जाते हैं। सो ये क्लाइमेट चेंज न्यूज़पेपर जो है, इसका भी कोई भी द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लोगे मिल जाएगा रेड आपको, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा, लेकिन इनने जो अंदर का काम किया है ना, ये तो मतलब कि भाई सपना तो थोड़ी आएगा, मतलब छोड़ने वाली कहानी, लिटरली छोड़ने वाली कहानी। अब इसमें कोई बच्चा खाली बैठे बैठे कह सकता है अरे ये तो आ जाना था, ये हो जाना था, भाई इसके पहले और भी 15 क्वेश्चन है, वो करो आप, मतलब इसमें जाके और अपनी माइनस मार्किंग करके कोई फायदा नहीं, और वैसे भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने तुम्हें। निरंतर पोर्टल को देख के, ये भी अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो असल में ये एक ऐसा पोर्टल है जिसको अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है पर्यावरण को संभालने के लिए, ठीक है, कि भाई इकोसिस्टम सर्वे एनालिसिस कौन करेगा, बॉटनिकल सर्वे करेगा, रिसर्च एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम कौन करेगा, तो बोले इसने बोल दिया सेंट्रल जू अथॉरिटी। जनरली इसका काम नहीं है, सेंट्रल जू अथॉरिटी जू वगैरह मैनेजमेंट को लेकर हम बात कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह की जो बातें होती है उसको लेकर बात कर रहे होते हैं, रिलेटेड विद द एनिमल्स को लेके, तब इनका काफी रोल हो जाता है। अब बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज पे जाके अगर काम करोगे तो ये, हालांकि यूपीएससी का जो है, हालांकि जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन इसके तहत आता है, वो जू के तहत नहीं आता। तो अगर जू वाले को आप एलिमिनेट करते हो तो बहुत सारे चांस है कि पहला हट जाएगा, दूसरा हट जाएगा, और फिर जो है आपका 1 और 3 बन जाएगा। जनरली सर्वे एनालिसिस तो जो है बॉटनिकल सर्वे करता है, ये हम नॉर्मली जब सर्वे पढ़ते हैं कि बॉटनिकल सर्वे का क्या काम है, जूलॉजिकल सर्वे का क्या काम है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो अगर इनके काम भी आपको आते हैं तो शायद 25 से 30% चांस है, अगर आप रिस्क टेकिंग आपका बेहतर है, कनेक्शन बेहतर बना सकते हो, प्रैक्टिस बहुत करिए तो बन पाएगा, नहीं तो फिर ये टफ कैटेगरी में चला जाएगा। तो एनवायरनमेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि लिटरली 3 से 4 क्वेश्चन मत परेशान हो, बाकी ज्योग्राफी में भी 1-2 अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। तो 19 में से मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 13 क्वेश्चन हम लोग, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये 12 क्वेश्चन, इनमें कोई नयापन नहीं है, इस लेवल का आप एक्सपेक्ट करो बेटा। मतलब आपको लुल्लू चुपो करके अरे नहीं अपन तो ऐसे जो आएगा, नहीं, हर बार क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। इस बार एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की जगह इंडियन ज्योग्राफी की उठा ली उन्होंने, वहां से 3-4 सवाल मिल जाए। तो करंट अफेयर्स, क्लासेस, मैपिंग, मेहनत, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, सेल्फ स्टडी के नाम पे अगर तैयारी नहीं हो रही हो, समय से निर्णय लेना पड़ेगा तुम्हें। एक बार आप प्रॉपर गाइडेंस ले लो, और एक सब्जेक्ट को भी अच्छा करके कुछ नहीं होना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए सारे। और यहाँ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स की जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, बहुत ज्यादा जरूरत है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स की, जिनको पता है, जिन्हें 10 साल में सब वेरिएशन देख चुके हैं, उस वेरिएशन के साथ उतने टॉपिक को, क्यों मैं सांख्य सागर भी मार्क करा रहा हूँ, माधव भी मार्क करा, मुझे पता है ये लोगों का कोई भरोसा नहीं, कल को नदी पूछ लेंगे ये लोग। तो एक सिंपल पीडीएफ यहाँ वहां की जो बढ़ती रहती है, मत भागो भाई इसके पीछे, सब लोग मत करो ये सब काम, पढ़ो अच्छे से। आई बात समझ में? डिस्काउंट कोड मेरा है SGYT10, SGYT10, नीचे लिंक दे दी है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लो, 99 आवर्स के लिए अवेलेबल है, लोवेस्ट प्राइस एवर आप कह सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन लें, जब भी आप देख रहे हो नीचे लिंक एक बार क्लिक करना है, आपको सब्सक्रिप्शन का प्राइस दिख जाएगा। कॉलेज में हो, आपको 2 साल में तैयारी करनी है, फाउंड अभी 2 साल अगले उसमें अटेम्प्ट देना, 28-29 में,
उसके हिसाब से प्राइस जैसे ये रिड्यूस हुआ है, सारे प्राइस कम कर दे, मतलब इससे सस्ता अनअकैडमी प्राइस आपको नहीं मिलेगा। घर बैठना इंटरनेट के साथ बढ़िया से तैयारी करो बेटा। मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस की भी, तो मेंस की भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। मेंस का जो बैच है वो 31 तारीख से चालू हो रहा है। जी हाँ, तो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। थैंक यू।